नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु पांडे सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि फरवरी माह में सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम आपके लिए एक प्लेलिस्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपका सी सेट का अभ्यास करा रहे हैं। सी सेट क्या होता है? तो सी सेट के अंतर्गत आप लोग छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी के प्रश्नों का संग्रह देखते हैं। इसमें आपसे हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी का अभ्यास कराने के लिए हम आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। तो आज ये हमारा हिंदी का भाग 4 होने वाला है। जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आप देखिएगा कि कितने प्रश्न आप लोगों से बन रहे हैं और कौन कौन से प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं। जो प्रश्न आप लोगों से नहीं बनेंगे वो आप अच्छे से पढ़ेंगे, वो टॉपिक आपका मतलब कमजोर है। बाकी आपको मैं यहाँ पे व्याख्या सहित आपको सारे प्रश्न बताऊंगा। तो जो भी टॉपिक आपका कमजोर होगा वो आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस उसका भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 12 फरवरी को सीजीपीएससी का एग्जाम होना है, आरंभिक परीक्षा का। और 29 जनवरी को सब इंस्पेक्टर का परीक्षा होना है। तो इसी के लिए हमारे एकेडमी द्वारा टेस्ट सीरीज लाया गया है। यह टेस्ट सीरीज आपको सब इंस्पेक्टर के लिए कल से प्रारंभ हो जाएगा। 19 जनवरी से कल से टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो जाएगा। और यदि हम सीजीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, ये 15 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। यदि हम सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो इसका फीस 399 रुपीज है। तो यदि कोई विद्यार्थी इच्छुक है टेस्ट सीरीज लेने के लिए, तो वो हमें इन नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ठीक, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। और जो सीजीपीएससी का जो टेस्ट है, इसमें आपको कुल 10 टेस्ट मिलेंगे। और ये जो 10 टेस्ट है, इसका आपको पीडीएफ मिलेगा। और साथ ही साथ इसका आपको एक मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेट दिया गया है। तो अभी अगला जो टेस्ट है वो 19 जनवरी को है। यदि आप आज एनरोल करते हैं तो आपका जो पुराना जो टेस्ट हो चुका है, वो टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, केवल केवल 399 रुपीज में। और यदि आपको पैसा संबंधित कुछ इशू है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो इसमें भी कुछ परसेंट ठीक डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आप सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में रखा गया है। ये मात्र 99 रुपीज में आपको मिल जाएगा। ठीक, इसमें कुल 8 टेस्ट है। इसका भी आपको पीडीएफ मिलेगा और इसका एक मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। ठीक, जो टेस्ट होगा वो एग्जाम के पैटर्न के अनुकूल होगा। जैसा सिलेबस आपको मिलेगा देखने को, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो आपका जो 19 तारीख यानी कि कल जो टेस्ट होगा, भारत का सामान्य अध्ययन का होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन होगा, फिर कंप्यूटर के सामान्य जानकारी, फिर मैथ्स रीजनिंग का होगा, फिर हिंदी इंग्लिश का होगा। और उसके बाद जो तीन जो मॉडल टेस्ट है, आपको पता होगा कि 100 प्रश्न होंगे। और ये जो 100 प्रश्न है 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न जो है 3 अंक का है। तो सिलेबस आप देख लीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा ये टेस्ट। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक, फिर से बता दूं, सब इंस्पेक्टर के लिए 99 रुपीज है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए 399 यानी कि 400 रुपीज है। ठीक है, और कोई क्वेरी होगा तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो देखिए, पहला हम प्रश्न है हमारे पास, संदिग्ध वर्तमान काल है। ये 4 वाक्य दिए हुए हैं हमें, और हमें बताने कि इनमें से कौन सा वाक्य है जो कि संदिग्ध वर्तमान काल होगा। तो देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान काल मतलब कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें वर्तमान काल में हो रहे कार्य में हमें शंका हो। मतलब हम पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि वो कार्य अभी हो रहा है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे मोटर चल रही है, मतलब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हाँ भाई मोटर चल रही है। वे आए हैं, ठीक है। बालक खा रहा है, हाँ बालक खाना खा रहा है, ठीक है। लेकिन अब इस वाक्य में देखिए, सीता खेल रही होगी ऐसा लिखा है, सीता खेल रही है ऐसा नहीं लिखा है। तो यहाँ पे सीता खेल रही होगी बोल रहा है, इसका मतलब कि ये क्या होगा? यहाँ पे हमें शंका है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई दोस्त है सीता, और वो अपने घर में बैठी हुई है, आप अपने घर में बैठे हुए हो। अब आपसे कोई पूछेगा बताओ सीता अभी क्या कर रही है, आपको नहीं पता कि सीता क्या कर रही है, तो आप अपने अंदाजा लगाकर भले बता सकते हो कि हाँ शायद सीता खेल रही होगी। तो सीता खेल रही होगी ऐसा आपने बोला, लेकिन आप एकदम कंफर्म नहीं है कि हाँ वो खेल ही रही होगी। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, सीता खेल रही होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन या यह?
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, यह। अब देखिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसके बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? ऐसा सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या किसी भी चीज के निश्चितता का बोध कराए, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे देखिए क्या, मेरे सामने कोई सामान पड़ा हुआ है, मैं बोलूंगा यह क्या है, तो ये क्या किस चीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं? जब हमें कोई चीज नहीं पता होती तब हम पूछने के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं? कुछ। जैसे आज आपने कितने समोसे खाए, मान लीजिए ये कि आप समोसे खा रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा आपने कितने समोसे खाए, आप बोलोगे हमने कुछ समोसे खाए। लेकिन वहां पे ये नहीं पता चल रहा है कि 10 खाए कि 20 खाए, कुछ खाए। तो ये भी निश्चितता का बोध नहीं करा रहा है। कौन कौन शब्द भी हम प्रश्न के लिए इस्तेमाल करते हैं? यह क्या है? वह निश्चितता का बोध करा रहा है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई सामान रखा हुआ है, मान लो यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि यह एक टेबल है। तो यह टेबल है, एकदम निश्चित है हम, हाँ यह टेबल है, निश्चितता का बोध करा रहा है। तो यह क्या है? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, इस तरीके के जो शब्द होते हैं यह निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। इनमें से कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है? देखिए तुलनात्मक विशेषण क्या है पहले तो यह समझ लेते हैं। तुलनात्मक विशेषण मतलब ऐसे शब्द जो कि किसी चीज की तुलना करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सुंदर, कोई इंसान है, मान लेते हैं वह सुंदर है, ठीक है, अति सुंदर, है ना, इस तरीके के शब्द आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? किसी चीज के तुलना करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फूल है और यहाँ पर एक और फूल है, तो हम क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा यह फूल कैसा है, मैं बोलूंगा यह फूल सुंदर है। यह क्या है? अति सुंदर है। अति सुंदर मतलब इससे भी ज्यादा सुंदर है ना, बहुत ज्यादा सुंदर है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए कोमल शब्द को लेकर कुछ यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। तो कोमल, जैसे एक फूल को हम क्या बोलेंगे? हाँ यह फूल कोमल है, ठीक है। कोमलतर, कोमलतर का मतलब होता है इससे भी ज्यादा कोमल है। मतलब मान लीजिए यह कोमल है और यह कोमलतर है, तो कोमलतर मतलब पहले इस वाले से ज्यादा कोमल। कोमलता मतलब होता है सबसे ज्यादा कोमल। तो एक बच गया कोमलता। कोमलता शब्द तुलना करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यह हमारा अशुद्ध विशेषण है, अशुद्ध तुलनात्मक विशेषण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, कोमलता। बाकी के जो तीन शब्द है कोमल, कोमलतर और कोमलतम, ये तीनों के तीनों शब्द क्या होते हैं? तुलना करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्रिया विशेषण मतलब तो जो शब्द किसी क्रिया का ही विशेषता बताता है उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है वे लोग ठीक ठाक पहुंच गए, सामान्य भाषा में क्या होता है? ये वे लोग पहुंच गए। तो पहुंच गए क्या है? क्रिया है। और ठीक ठाक पहुंच गए, तो ठीक ठाक क्या है? उस क्रिया का विशेषता है, उस क्रिया की विशेषता है कि वे लोग पहुंच तो गए लेकिन किस तरीके से पहुंचे? ठीक ठाक पहुंचे। उसी तरीके से मैं झट से चला गया। अध्यापक विचार पूर्वक से रहता है, वह कहाँ गया होगा? देखिए यह तो शुद्ध है, यह भी शुद्ध है, मैं झट से चला गया, यह भी शुद्ध है, वह कहाँ गया होगा? तो बच गया क्या? अध्यापक विचार पूर्वक से रहता है। देखिए यहाँ पे ये जो से लिखा हुआ है यह शब्द यहाँ पे नहीं लिखेगा। यह शुद्ध रूप से अगर लिखना होता तो इसे ऐसे लिखते, अध्यापक विचार पूर्वक रहता है, ठीक है। विचार पूर्वक के साथ से का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, अध्यापक विचार पूर्वक से रहता है, जो है वो क्रिया विशेषण का अशुद्ध वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अन्वेषण में लगा सही उपसर्ग कौन सा है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अनु। अगर हाँ आप संधि विच्छेद करेंगे अन्वेषण का, तो अन्वेषण का संधि विच्छेद हो जाता है अनु धन एषण, अनु धन एषण। तो देखिए यहाँ पे अनु उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले लगता है। तो पहले एषण के पहले लगा है अनु, अनु क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह देखिए अरविंद शिशु वृंद कैसे सो रहे में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अरविंद शिशु वृंद कैसे सो रहे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अरविंद की तुलना की जा रही है शिशु वृंद से। देखिए अरविंद का मतलब होता है कमल और शिशु वृंद मतलब एक छोटा सा बालक, शिशु। तो यहाँ पे कमल की तुलना की जा रही है शिशु से।
तो देखिए जहां भी किसी एक चीज की तुलना की जाती है दूसरे चीज से तो उसे हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी उपमा अलंकार। ठीक है, ध्यान से देखिए एक बार फिर बता देता हूं मैं। यहाँ पे कम अरविंद की तुलना की जा रही है शिशु वृंद से। अरविंद शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क का सही विकल्प चयन कीजिए। मतलब जब वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य लिया जाता है किसी भी चीज के लिए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, क्या अति शुल्क कहेंगे, अति शुल्क कहेंगे, अपशुल्क कहेंगे या अधि शुल्क कहेंगे। तो अधि शुल्क कहते हैं जब किसी चीज के मूल्य से ज्यादा मूल्य लिया जाए, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आह कितना सुहावना मौसम है में कौन सा वाक्य है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सुहावना मौसम, कहते हैं आह कितना सुहावना मौसम है। तो देखिए इस तरीके के जो वाक्य होते हैं ये क्या होंगे, क्या ये विस्मय सूचक है, संदेश सूचक है, इच्छा सूचक है या संयुक्त वाक्य है। तो देखिए संदेह तो नहीं है, ना ही यहाँ पे किसी चीज की इच्छा बता रहा है और ना ही ये संयुक्त वाक्य है। ये है हमारा विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसमें किसी भावों का बोध हो। भाव मतलब कि जैसे खुशी, ठीक है, खुशी, दुख, आश्चर्य इत्यादि जो हमारे अलग अलग प्रकार के जो भाव होते हैं उनका जो बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। और देखिए इसका सबसे बड़ा जो पहचान है वो ये है कि उस वाक्य में पर आप देख सकते हैं विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो जहां विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है इस तरीके के शब्दों के बाद, ये विस्मय सूचक वाक्य में ही होता है। और ये जो शब्द है यही हमें उस भाव का बोध करा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब वे बोलने में सरल होंगे। देखिए शब्द को ध्यान से देखिए क्या लिखा, सार्थक। सार्थक मतलब क्या होता है, सा अर्थ, ठीक है ना, मतलब अर्थ के साथ, अर्थ के साथ। तो देखिए सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जिसका अर्थ निश्चित हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, उसका जिसका की निश्चित अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। नासिक व्यंजन है वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण या पंचम वर्ण, तृतीय वर्ण या द्वितीय वर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचम वर्ण। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले नासिक व्यंजन क्या होता है, तो ऐसे व्यंजन जिसे बोलते वक्त जो वायु है वो हमारे नासिका से ज्यादा निकलती है, मुंह से लगभग नहीं के बराबर निकलती है। जैसे कि आप न बोलते हैं न, तो न देखिए नाक से निकल रहा है, म भी नाक से निकल रहा है। तो ये सब क्या होते हैं, नासिक व्यंजन होते हैं। अब आप अगर देखेंगे तो देखिए क ख ग घ ड़, ठीक है, क ख ग घ ड़, च छ ज झ य, ठीक है, यहाँ आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ इस तरीके से बनता है, क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। तो देखिए जो पांचवा वर्ण होता है वर्ग का वो क्या है, नासिक व्यंजन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चारणगत त्रुटियों का कारण है। देखिए क्या होता है कि जब हमें किसी शब्द का सही उच्चारण पता होता है उसके बावजूद भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोग काफी कोशिश करने के बावजूद सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो ये किस वजह से होता है, क्या ये क्षेत्रीय बोली की वजह से होता है, वाक्यांश के दोष की वजह से होता है, भाषा के महत्व को नहीं समझने की वजह से होता है, या उच्चारण स्थल के सही ज्ञान न होने की वजह से होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ए, वाक्यांश के दोष की वजह से होता है। अब वाग्यंत्र के दोष मतलब क्या होता है, वाग्यंत्र मतलब जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो जिन यंत्रों का इस्तेमाल करके हम उच्चारण करते हैं, जैसे कि दंत हो गए, हमारे दांत, ठीक है, हमारी नासिका, कंठ, फेफड़े, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जीभ, इन सब का इस्तेमाल करके ही हम शब्दों का उच्चारण करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि इनमें कुछ दिक्कतें होती है, किसी के नासिका में कोई दिक्कत है, किसी के दांत सही से नहीं है, ठीक है, किसी के कंठ में कोई प्रॉब्लम है, तो इस वजह से उनका जो उच्चारण करने की जो क्षमता है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर क्या है, वाक्यांश के दोष की वजह से उच्चारण गलत होता है। गरिमा का विलोम शब्द है, तो देखिए गरिमा का जो विलोम शब्द है वो हो जाता है लघिमा, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले तो योग रूढ़ शब्द, इसका मैं आंसर बता देता हूं, लंबोदर।
ठीक है, देखिए लंबोदर क्यों है इसका सही आंसर, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 3 प्रकार के शब्दों के बारे में। रूढ़ होता है, और यौगिक शब्द होता है, और होता है योग रूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का एक विशेष अर्थ होता है, लेकिन जब आप उसे तोड़ देते हैं उन शब्दों को, तो उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे कि नाक, नाक का एक विशेष अर्थ होता है, लेकिन अगर आप इसे ही क्या करेंगे, अगर तोड़ देंगे जैसे ना और क के रूप में, तो ना का कोई अर्थ नहीं होता, ना ही क का कोई अर्थ होता है। यौगिक, यौगिक मतलब क्या होता है, जहां पे एक से अधिक शब्दों का इस्तेमाल करके शब्द बनते हैं, जैसे कि डाकघर। तो अब देखिए डाकघर, डाक का एक अलग अर्थ होता है और घर का एक अलग अर्थ होता है, और दोनों को मिलाकर बन रहा है, इसका एक अलग अर्थ होता है। देखिए अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो कि एक से ज्यादा शब्दों के इस्तेमाल से बनते हैं, और इनका एक विशेष अर्थ भी होता है, लेकिन साथ ही साथ वे किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लंबोदर देख सकते हैं। लंबोदर मतलब, देखिए लंबोदर, लंब और उदर इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है लंबोदर। अब लंबोदर का एक विशेष अर्थ भी होता है। क्या होता है, लंबोदर एक विशेष किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, गणेश जी। ठीक है, तो गणेश जी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, योग रूढ़ के सभी नियमों को पालन करता है, तो लंबोदर हमारा योग रूढ़ शब्द होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गाल बजाना का सही अर्थ क्या है, तो देखिए गाल बजाना का सही अर्थ हो जाता है डिंग हाँकना। तो उत्तर हो जाएगा बी, डिंग हाँकना, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, शब्द किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, ध्वनि की छोटी इकाई को, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को। तो देखिए शब्द क्या होता है, किसी न किसी शब्द का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है, कोई न कोई अर्थ जरूर होता है, यानी कि ये सार्थक वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो देखिए हिंदी में टोटल 18 बोलियां हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी। याद रखेंगे हिंदी में कुल 5 उपभाषाएं हैं, कुल 5 उपभाषा है, जिनमें टोटल मिलाकर, कुल मिलाकर 18 बोलियां हैं। इनको आप याद रखिएगा, यह परीक्षा में कई बार पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं विशेषण के, तो देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं, आप इन्हें याद रख लीजिए। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक, और चौथा होता है हमारा संकेतवाचक। तो ये 4 प्रकार के हमारे विशेषण होते हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या है, तो देखिए सौभाग्य का तद्भव शब्द हो जाता है सुहाग। अब देखिए सबसे पहले तो हम समझते हैं थोड़ा सा तद्भव और तत्सम शब्द के बारे में। देखिए तत्सम शब्द वो होते हैं जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं और जिन्हें ज्यों का त्यों हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जल, आप लोगों ने सुना होगा, सूर्य। तो ये क्या है, ये सारे के सारे, अब यहाँ पे सौभाग्य भी आ गया, तो ये संस्कृत के कुछ शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी में ज्यों का त्यों इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए तद्भव शब्द मतलब क्या होता है कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं समय के साथ उनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि जल को हम पानी बोलते हैं, जैसे सूर्य को हम बोलते हैं सूरज, सूर्य का हो गया सूरज। उसी तरीके से सौभाग्य का क्या हो जाता है, सुहाग। आप लोगों ने सुना होगा प्राचीन काल में कहा जाता था सौभाग्यवती भव, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सदा सुहागन रहो। तो सौभाग्य संस्कृत में बोलते थे, और उसे ही हिंदी में क्या कहते हैं, सुहाग। तो इसका उत्तर क्या है, सुहाग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक संयुक्त स्वर है, तो कौन सा संयुक्त स्वर है, देखिए संयुक्त स्वर मतलब जो एक से अधिक स्वरों का इस्तेमाल करके बनता है, तो ये हो जाएगा सी ओ। ओ क्या है, जो ओ है वो अ और ओ इन दोनों को मिलाकर बनता है ओ, तो यह एक संयुक्त स्वर है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, अध्ययन में कौन सी संधि है, देखिए अध्ययन, अध्ययन में कौन सी संधि है, देखिए अध्ययन में कौन सी संधि है, पहले इसका उत्तर बता देता हूं, इसका उत्तर हो जाएगा यड़ संधि। तो देखिए यड़ संधि क्यों हुआ, तो अध्ययन को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो यह हो जाता है अधि धन अयन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ई, यहाँ पे ई और अ मिलकर क्या बन रहे हैं, य बन रहा है, अध्ययन। देखिए
ई और अ मिलकर क्या बन रहा है, यह बन रहा है। और यड़ संधि में क्या होता है, यड़ संधि वो होता है जहां पे ई, उ और री के साथ, देखिए इसका मैं परिभाषा बताता हूं, ई उ री के साथ जब कोई अन्य स्वर आता है तो उनमें परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, ई का हो जाता है य, उ का हो जाता है व, और री का हो जाता है र। तो इसे आप याद रखिएगा। इसी नियम के हिसाब से अध्ययन जो है वो क्या हो जाता है, जड़ संधि होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे विदा लेते हैं। हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे हमें मिलता है मोटिवेशन। और और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आप लोग इसी तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। और आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस चीज का कोई लाभ ले सके। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।